नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक फैसला सुनाया और ये फैसला मेरी नज़र में ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। इससे पहले इस तरह का कोई फैसला ऐसे मामले में नहीं आया था। फैसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि वो एसआईआर की प्रक्रिया पूरी कराने के लिए सर्विंग और रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज इनकी तैनाती करें। ये सामान्य प्रक्रिया के लिए नहीं है। ये 1,26,00,000 ऐसे मामले हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज हैं इसमें, यानी नाम जो पिछले एसआईआर में थे उससे मैच नहीं कर रहे हैं, पिता का नाम मैच नहीं कर रहा है। इस तरह की तमाम जो कमियां हैं, त्रुटियां हैं, उनको ठीक करने के लिए होता ये है कि चुनाव आयोग राज्य सरकार से अधिकारी मांगता है, कर्मचारी मांगता है और वो ये काम करते हैं। लेकिन राज्य सरकार यानी तृणमूल कांग्रेस की सरकार, जो जिसकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, उन्होंने जिस तरह का रवैया अपनाया, पहली बात तो इस तरह के अधिकारी देने से मना कर दिए, जो दिए उनको धमकाया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बड़े दुख की बात है कि राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच में एक अविश्वास का वातावरण है, इसलिए यह स्थिति असाधारण है। असाधारण स्थिति में असाधारण निर्णय लेना पड़ रहा है। अब आप समझिए सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का मतलब। असल में एसआईआर का मुद्दा जो है ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गया है। 2021 में 166 सीटें ऐसी थीं विधानसभा की जिसमें विक्ट्री मार्जिन, जो भी उम्मीदवार जिस पार्टी का भी जीता, विक्ट्री मार्जिन 25,000 से कम था। इनमें से 102 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस की विजय हुई और 64 सीटें भाजपा के खाते में गई। अब जिस तरह से एसआईआर हो रहा है, घुसपैठियों को निकाला जा रहा है, जो वोटर नहीं है, जो इस दुनिया में नहीं है, उनका नाम काटा जा रहा है, जो पश्चिम बंगाल में रहते नहीं हैं उनका नाम काटा जा रहा है, तो हर सीट पर लगभग 19,000 वोट कम हो रहे हैं। यही ममता बनर्जी की चिंता का विषय है। यही ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत थी। हर विधानसभा सीट पर ये 19,000 वोट ममता बनर्जी की पार्टी फर्जी वोट के रूप में डलवाती थी और जीत सुनिश्चित करती थी। वो हथियार इस एसआईआर के कारण छिन रहा है, इसलिए ममता बनर्जी की इतनी बौखलाहट है। इसकी लड़ाई लड़ने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक गई। सुप्रीम कोर्ट में काला कोट पहनकर पहुंची। वो BA LLB हैं तो वो काला कोट पहन सकती थी और उसका प्रचार कर रही है। ये आज तक कभी नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में कोई अपीयर हुआ हो, उसका प्रचार अपने चुनाव में लाभ के लिए करे। ममता बनर्जी के पूरे पश्चिम बंगाल में काला कोट पहने हुए सुप्रीम कोर्ट में जो अपीयर हुई थी उसके होर्डिंग लगे हुए हैं और वो अपने लोगों को बता रही हैं कि देखो मैं तुम्हारे लिए लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक चली गई। तो अपने जुझारूपन का प्रमाण देने के लिए इस तरह के होर्डिंग लगवा रही हैं। ये तो एक मामला है, राजनीतिक मामला है। इसके अलावा जब से एसआईआर शुरू हुआ है पश्चिम बंगाल में, बल्कि कहें अब बिहार में शुरू हुआ, तब से ममता बनर्जी ने मोर्चा खोल दिया था। उन्होंने चुनाव आयोग के अधिकारियों को, जो इस पूरी प्रक्रिया की देखरेख करने वाले, उनको दफ्तर खोलने की जगह नहीं दी, उनके लिए रुकने की जगह नहीं दी। चुनाव आयोग कैंटोनमेंट से जो है ऑपरेट कर रहा है। आप स्थिति का अंदाज़ा लगाइए कि क्या हालत है पश्चिम बंगाल में। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर की यानी मतदाता सूची का अंतिम जो प्रकाशन है उसकी तिथि बढ़ाकर 28 फरवरी कर दी है। अभी तक मतदाता सूची से चुनाव आयोग ने 58 लाख मतदाताओं के नाम हटाए हैं और अब ये 1,26,00,000 की स्क्रूटनी हो रही है। इसी पर मेरा मानना है कि सारा दारोमदार है कि चुनाव में जीत किसकी होगी। फर्जी वोटर पूरी तरह से बाहर हो गए तो तृणमूल कांग्रेस की हार तय है। अब ये मामला केवल ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया, ये निर्णय सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कभी चुनाव आयोग के कामकाज में राज्य सरकार की ओर से असहयोग का दृश्य नहीं देखा था, बात नहीं सुनी थी। ये जरूर कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच में परस्पर विश्वास की कमी है। लेकिन जो फैसला सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने, वो ये बताता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी राज्य सरकार के प्रशासन पर विश्वास नहीं है। सरकारी कर्मचारी जो राज्य सरकार देगी या नहीं दे रही है उन पर विश्वास नहीं है। ये अनप्रेसिडेंटेड है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को निर्देश दे कि जुडिशियल ऑफिसर्स को एसआईआर की प्रक्रिया में लगाया जाए, उसकी स्क्रूटनी की प्रक्रिया में लगाया जाए।
इससे बड़ा नो कॉन्फिडेंस ममता बनर्जी की सरकार में हो नहीं सकता है। पश्चिम बंगाल में प्रशासन की क्या स्थिति है, सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट बताता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के जरिए क्या क्या कहा है, उसका निष्कर्ष क्या निकलता है, इसकी बात करते हैं। एक, कि सुप्रीम कोर्ट को भी चुनाव आयोग की तरह राज्य सरकार पर भरोसा नहीं है। हालांकि ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट चाहता तो राज्य सरकार को निर्देश देता कि भाई आप कर्मचारी उपलब्ध कराइए जो इस काम में लगें, लेकिन ऐसा नहीं किया। जुडिशियल ऑफिसर्स को नियुक्त करने का फैसला किया, हाई कोर्ट को निर्देश दिया, राज्य सरकार को नहीं। कोई और राज्य रहा होता तो शुक्रवार को सुनवाई जो थी जिसमें यह फैसला हुआ, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट डीजी और चीफ सेक्रेटरी को अदालत में हाजिर होने का निर्देश देता, उनसे सवाल पूछता और उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात करता। लेकिन पश्चिम बंगाल के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया कि ये करने से कुछ होगा नहीं। डीजी चीफ सेक्रेटरी को बुलाकर चाहे जो धमकी दे ले, चाहे जो बात कह ले, वो मानी नहीं जाएगी, माना वही जाएगा जो ममता बनर्जी कहेंगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिना इन शब्दों का इस्तेमाल किए सीधे सीधे कह दिया है कि पश्चिम बंगाल में संवैधानिक व्यवस्था चरमरा चुकी है। वहाँ का जो प्रशासन है वो संविधान के मुताबिक नहीं चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट भी इसमें बेबस नज़र आ रहा है। ठीक उसी तरह से जैसे केंद्र सरकार का तो प्रभाव बहुत पहले ख़त्म हो चुका था पश्चिम बंगाल से। ममता बनर्जी केंद्र सरकार को, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे केंद्रीय गृह मंत्री हो या फिर कैबिनेट सेक्रेटरी हो, कोई भी अधिकारी हो, कोई भी मंत्री हो, उसको कुछ नहीं समझती है। उनका मानना है कि पश्चिम बंगाल उनका साम्राज्य है और इसमें किसी को दखल देने का अधिकार नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट को मान नहीं रही हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को बर्दाश्त कर रही हैं, क्योंकि उनको डर है कि सुप्रीम कोर्ट को अगर बर्दाश्त भी नहीं किया तो क्या होगा, इसकी कल्पना कोई भी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट को केवल एक बात कहनी है, राज्य में संविधान के मुताबिक व्यवस्था नहीं चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो गया है, और उसके बाद एक ही रास्ता बचता है 356, जो सुप्रीम कोर्ट नहीं लगा सकता। लेकिन इस तरह की बात अगर सुप्रीम कोर्ट बोल देता तो केंद्र सरकार के सामने इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। तो पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कही। फिर दूसरी बात कि एसआईआर को किसी भी हालत में नहीं रुकने देंगे। वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हर हाल में होगा और जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट चाहता तो इतने विवाद के बाद हो सकता है कि एसआईआर की प्रक्रिया को रोक देता या चुनाव आयोग के खिलाफ कोई स्ट्रक्चर पास करता। ऐसा कुछ नहीं किया है। जुडिशियल ऑफिसर्स को ड्यूटी पर लगाने का मतलब है कि राज्य सरकार पर विश्वास नहीं है। ये बात बहुत स्पष्ट रूप से सामने आ गई है। दूसरा काम किया सुप्रीम कोर्ट ने कि चुनाव आयोग पर उसको भरोसा है। चुनाव आयोग जो कर रहा है वो उसका संवैधानिक दायित्व है और उसके मुताबिक कर रहा है। चुनाव आयोग के कामकाज में, उसके रवैये में सुप्रीम कोर्ट ने कोई खामी नहीं निकाली है, कोई कमी नहीं बताई है। लेकिन पिछली हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट कर दिया था, जब ममता बनर्जी काला कोट पहनकर पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट, कि हम किसी भी परिस्थिति में एसआईआर की प्रक्रिया को अवरुद्ध नहीं होने देंगे। मेरे हिसाब से ये पहला स्ट्रिक्चर था पश्चिम बंगाल की सरकार के खिलाफ। वो मौका था केंद्र सरकार के लिए कार्रवाई करने का, अब ये दूसरा मौका था। अब बात आ गई है एसआईआर की प्रक्रिया के पूरे होने की। 28 फरवरी तक का समय दिया है चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने कि 28 फरवरी तक जो फाइनल सूची है, जो अंतिम सूची है मतदाताओं की, वो प्रकाशित कर दी जाए। हम लोग जो बात कर रहे हैं आज 23 फरवरी है, यानी 5 दिन और 23 और 28 को मिला लें तो 6 दिन और। 6 दिन में क्या 1,26,00,000 जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज हैं उनको पूरा किया जा सकता है, उनका निपटारा किया जा सकता है। हाई कोर्ट को भी नियुक्तियों को करने में समय लगेगा। तो अगर व्यवहारिक रूप से देखें तो 28 फरवरी तक मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन संभव नहीं लग रहा है, बशर्ते कि चुनाव आयोग हथियार डाल दे और बीच में ही इस प्रक्रिया को रोक दे कि जैसे भी है, जो भी है, फाइनल सूची प्रकाशित कर दे। मार्च में पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होनी है। तो सवाल यह है कि अगर 28 फरवरी तक मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन नहीं हुआ तो क्या होगा।
अब इस पर ध्यान दीजिए आप, सुप्रीम कोर्ट कहाँ पहुँच रहा है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक छोटी सी खिड़की खोलकर रखी है कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को टाला भी जा सकता है। क्यों? पहली बात, एसआईआर की प्रक्रिया हर हाल में पूरी होगी, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। जो 1,26,00,000 मतदाताओं को लेकर डिस्क्रिपेंसीज हैं, तो उनके निपटारे के लिए राज्य सरकार पर भरोसा नहीं है, जुडिशियल ऑफिसर्स को लगाया जा रहा है। अब वो जुडिशियल ऑफिसर्स कितना समय लेते हैं, कितने समय में इसका निपटारा करते हैं, इसकी बात है। अगर वो 28 तारीख तक नहीं कर पाते, और 28 नहीं उससे पहले करना पड़ेगा, तभी तो चुनाव आयोग जो है अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर पाएगा। इसका मतलब ये जो छोटी सी खिड़की खुली हुई है, ये बड़ा दरवाज़ा बन सकती है 28 फरवरी के बाद। 28 फरवरी के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट और समय देता है, तो इसका मतलब है कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव समय से शुरू नहीं हो सकते। समय से शुरू न होने का मतलब है कि मजबूरन केंद्र सरकार को राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने के बाद सरकार बनी नहीं रह सकती, राष्ट्रपति शासन लगाना मजबूरी होगा। आपको याद होगा ये काम टीएन शेषन ने करवाया था लालू प्रसाद यादव के समय। जब उन्होंने चुनाव टाल दिया तब तो मतदाता सूची का भी मामला नहीं था, लेकिन चुनाव में धांधली की आशंका से चुनाव टाल दिया था और सरकार बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन में चुनाव हुआ था। पश्चिम बंगाल उसी दिशा में बढ़ रहा है। सब कुछ निर्भर करता है कि 28 फरवरी तक ये जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं वो क्या कर पाते हैं। 1,26,00,000 मतदाताओं के मामले में जो डिस्क्रिपेंसीज हैं उनको दूर करना, हालांकि टेक्नोलॉजी है, नहीं पहले जैसा मुश्किल नहीं है जब सब कुछ मैनुअल होता था। इसके बावजूद आखिर उन लोगों को नोटिस भेजा गया है, जो इन लोगों को नोटिस भेजा गया है वो जवाब देंगे, उनसे डॉक्यूमेंट मांगा गया है, डॉक्यूमेंट देंगे, उसकी स्क्रूटनी होगी। इसलिए 28 फरवरी तक ये काम होना मुश्किल नज़र आ रहा है। असंभव शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मुश्किल नज़र आ रहा है। ऐसे में क्या ये माना जाए कि पश्चिम बंगाल राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ रहा है? क्योंकि जिस तरह का रवैया सुप्रीम कोर्ट का है उसमें इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा हो जाएगा ये अभी नहीं कहा जा सकता। इसके बारे में स्थिति स्पष्ट होगी 28 फरवरी के बाद। अगर फिर से टाइम बढ़ाता है फाइनल सूची प्रकाशित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट, तब आप मान कर चलिए कि पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव समय से नहीं हो पाएगा, देर से होगा और राष्ट्रपति शासन के अधीन भी हो सकता है। क्या केंद्र सरकार इसी का इंतज़ार कर रही है? मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसकी संभावना दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ममता बनर्जी ने एसआईआर में जो अड़ंगा डाला, उसमें रुकावट डालने की जो कोशिश की, जो नॉन कोऑपरेशन का रवैया अपनाया चुनाव आयोग से, जिस तरह का आरोप लगाया चुनाव आयोग पर, उस सब से उन्होंने अपने इर्द गिर्द घेरा कस लिया है। वो कैसे बचकर निकलेंगी, बचकर निकल पाएंगी कि नहीं, ये कहना मुश्किल है। दोनों स्थितियों में अगर एसआईआर की प्रक्रिया समय से पूरी हो जाती है, चुनाव समय से होता है, तब भी ममता बनर्जी के लिए कठिनाई है, और अगर नहीं होती है तो और ज़्यादा कठिनाई है। क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया अगर पारदर्शी तरीके से पूरी हो गई तो ममता बनर्जी के जो फर्जी वोटर्स का जो पूरा तंत्र था वो ध्वस्त हो जाएगा। उसके बाद उनके लिए चुनाव जीतना असंभव जैसा हो जाएगा। अगर राष्ट्रपति शासन के तहत चुनाव होता है तब उनके लिए और संभावना खत्म हो जाएगी। तो सब निर्भर करता है कि 28 फरवरी को चुनाव आयोग क्या बोलता है और सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या टिप्पणी करता है, क्या फैसला सुनाता है। तो ज़्यादा दिन नहीं है, 5-6 दिन और इंतज़ार कीजिए, पता ही चल जाएगा। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।